वो सफ़ेद दुपट्टे में लिपटी बैठी थी। इसके हाथों की उँगलियाँ कँपकँपा रही थीं, नज़रें कलीन में गड़ी हुई थीं। खाला ने आहिस्तगी से इसके कान के करीब जाकर कहा, बेटा कबूल है? बोल दो। मौलवी साहब ने फिर दोहराया, नरीन बिनते अब्दुल रशीद, आपको ये निकाह कबूल है? लम्हा भर को खामोश रही, फिर नरीन ने इतनी धीमी आवाज़ में कहा कि शायद सिर्फ मौलवी साहब और इसके रब ने सुना हो, कबूल है। 3 बार ये लफ्ज़ अदा हुए, निकाह मुकम्मल हुआ। कमरे में सब ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। खाला ने नूरीन के सर पर हाथ फेरा, मगर नूरीन का चेहरा बेतासर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ हफ्ते पहले इसकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। नूरीन अपनी माँ के साथ छोटे से किराए के मकान में रहती थी। 15 साल की उम्र में वो अभी स्कूल जाती थी और दिन भर अपनी माँ के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में मसरूफ़ रहती थी। इसके अब्बा कई बरस पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। तब वो सिर्फ 8 साल की थी और इसकी माँ ने तब से इसे माँ और बाप दोनों बनकर। नरीन को हर खुशी इसकी माँ से जुड़ी महसूस होती थी, मगर जब अचानक माँ को सांस की तकलीफ शुरू हुई, दवा दारू करवाई, लेकिन अफाका ना हुआ और जब रिपोर्ट आई तो अल्फाज किसी मौत के ऐलान से कम ना थे। कैंसर है आखिरी स्टेज पर। वो जीती जागती हंसती बोलती माँ आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर की कैदी बन गई और एक दिन वो खामोशी से आंखें बंद करके लेट गई। नूरीन इसके सीने से लगी रो रही थी, अम्मी प्लीज़ उठें, मुझे नहीं पता कैसे रहना है आपके बगैर। लेकिन वो वजूद जो इसकी हिचकियों का सहारा देता था अब खामोश हो चुका था। खाला फायदा जो कभी कभार मिलने आती थी तब मुस्तकिल आ गई। इन्होंने सब मामला संभाल लिए, तदफीन मियत के बाद के रस्म और रिवाज पूरे किए और फिर फैसला भी वही किया जो नूरीन की ज़िंदगी का नया मोड़ बन गया। नूरीन मेरे साथ रहेगी और मैं अपने बेटे अजलान के साथ इसका निकाह करवा दूंगी, ताकि ये किसी गैर के रहमो करम पर ना हो। किसी ने ना एतराज़ किया ना सवाल किया, क्योंकि सबको लगता था ये एक यतीम लड़की के लिए बेहतरीन फैसला है। मगर किसी ने ना सोचा कि इसका दिल इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। और इस दिन जब निकाह के वक़्त सबने इसे दुल्हन बना देखा, वो खुद को एक खामोश अजनबी सा वजूद समझ रही थी। असलान दरवाज़ा बंद करके अंदर आया तो नूरीन की सांस रुक सी गई। वो खामोशी से बैठ गई, जैसे इसका वजूद खुद से छुपने लगा हो। असलान धीरे धीरे करीब आया, बैठ के किनारे पर बैठकर कुछ लम्हे से देखता रहा। फिर बहुत नरम आवाज़ में कहा, नूरीन तुम मुझसे डरती हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, लेकिन इसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। अजलान ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा, जैसे वो शीशे की कोई चीज़ हो जो टूट ना जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पेशानी पर लब रखे और एक बोसा दिया जो एक शोहर की मोहब्बत की मोहर थी। नरीन की पलकें बंद हो गई, सांस सीने में अटक गई। अजलान ने इसके गाल पर हाथ रखा, इसे आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। दोनों की सांसें मिलने लगी। इसकी उंगलियां नरीन के कंधों पर फिसलने लगी, जिसे वो इसे छू कर यकीन दिलाना चाहता हो कि ये सिर्फ इसका चाहत है, कोई ज़बरदस्ती नहीं। अजलान का चेहरा इसके करीब आया और वह इसके बालों को छूने लगा, नाक की नोक से इसकी कनपटी को छुआ, अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। जैसे ही अजलान ने इसका दुपट्टा उतार कर इसकी कमीज़ की पिछली जिप खोली, नरीन की बंद पलकें हिले और इसका बदन कांपने लगा। और फिर अचानक इसके मुंह से एक चीख निकली, जिसने इस खामोश कमरे का सुकून चीर दिया। नरीन ने अपने हाथों से अजलान को पीछे धकेला, जैसे वो जल्दी आग से खुद को बचा रही हो। वह चीखती रही, सिसकती रही और इसकी आंखों में खौफ था। अजलान पीछे हट गया, वो खामोश हो गया और इसकी आंखों में हैरत और दुख और मोहब्बत का इम्तिजाज था। वो इससे कुछ कह सकता था, लेकिन नहीं कहा। सिर्फ एक बार आहिस्ता से सर हिलाया, कंबल उठाया और दूसरे कोने पर जा बैठा। कमरे की रोशनी बुझा दी। नूरीन सिसकती रही, इसके अंदर का खौफ धीरे धीरे आंसू में बहता रहा और अजलान सारी रात जागता रहा, इसकी तरफ देखे बगैर, कोई शिकायत किए बगैर, सिर्फ खामोशी के साथ, जैसे वो इसकी तकलीफ को अपने अंदर जज़्ब कर रहा हो। अगली सुबह कमरे से बाहर आई तो नरीन को खाला फायजा ने अपनी बाहों में ऐसे समेटा जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ा हुआ हो वजूद वापस मिला हो। वो इसे अपने सीने से लगाकर इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। बेटा तुम मेरी भी तो बेटी हो,
मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी जो तुम्हारी अम्मी ना दे सकी, वो मैं दूंगी। इनके लहजे में ममता का एहसास रहा था कि नूरीन एक पल को चुप हो गई। अजलान की बहन आमना जो उम्र में नूरीन से कुछ साल बड़ी थी और इमशा जो छोटी थी, दोनों इसे बहनों जैसा मान दे रहे थी। आमना हर वक्त इसके साथ लगी रहती। नूरीन देखो, अम्मी तो कहती हैं कि हम तीनों अब बहनें हैं और तुम इनकी सबसे लाडली बेटी हो, तो हमें तुम्हारा ध्यान रखना है। बस तुम हंसना शुरू करो, हम तुम्हें हर वो खुशी देंगे जो तुमने खो दी है। रिमशा दिन में कई बार इसके कमरे में आती, इसके लिए कभी चूड़ियाँ, कभी झुमके, तो कभी कुछ लाती। ये देखो, बिल्कुल दुल्हनों वाली तुम पर बहुत सजेंगी। रिन बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गर्दन हिलाती। खाला शाम को इसके पास आकर बैठ गई, इसके हाथ थाम कर धीमे लहजे में बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम्हें अभी बहुत कुछ समझने में वक्त लगेगा, लेकिन जो तुम्हारे नसीब में आया है वो तुम्हारी माँ की दुआओं का ही नतीजा है। अजरान जैसा बेटा है मेरा, नरम दिल, समझदार, वो तुम्हें कभी तकलीफ नहीं देगा। नरीन खामोशी थी, लेकिन खाला अपनी बातें जारी रखे हुए थी। एक बात और सुनो, जितना जल्दी तुम अपने शोहर के करीब जाओगे, इतनी ही जल्दी तुम अपनी माँ के दुख से निकल पाओगे। मर्द के लफ्ज़ में वो तसल्ली होती है जो दुनिया की कोई बात तुम्हें नहीं दे सकती। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कहती, लेकिन ये तुम्हारे अपने दिल के सुकून के लिए है। वो नजरें झुकाए होंठ भींचते हाथ की उंगलियां मरोड़ रही थी, जैसे किसी अनजाने दर्द से खुद को महफूज रखने की कोशिश कर रही है। रात ढलने लगी तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। सुहाग रात का ख्याल ही इसे इसे लर्ज़रा देता। दिल में बार बार दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे आज की रात महफूज रखना। वो अजलान से खौफज़दा नहीं थी, बल्कि इस तल्लुक से थी जो इसके साथ निभाना था, जिसे समझने का, महसूस करने का इसे वक़्त ही ना मिला था। इसका दिल चाहता था कि माँ जिंदा होती, वो इसका सर थामती, इसकी पेशानी चूमकर कहती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब कोई नहीं था। सिर्फ खाला की हमदर्दी, आमना और इमशा की बहनों जैसी मोहब्बत, और वो खौफ रात के सन्नाटे में इसके जिस्म से लिपट जाता। वो दिल ही दिल में सिसकने लगी, बगैर आवाज़ के कहे कोई सुन ना ले कि वो दिल से अभी तक एक दुल्हन बनी ही नहीं। खाला को अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि वो अभी तक अपने शोहर से दूर ही रही थी। इसलिए इन्होंने अगली रात फिर आमना से कहा था कि मेरी बेटी को बहुत खूबसूरत दुल्हन बनाओ, इसे मेरे अजलान के दिल पर राज करने है। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने चुपचाप बैठी थी। दुपट्टा इसके कंधों से बार बार फिसलता, मगर वो संभालने की कोशिश भी ना करती। आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी, जर चेहरा मगर बेहद पुरकशिश। खाला फायजा आहिस्तगी से कमरे में दाखिल और इसके पीछे आकर खड़ी हो गई। इनके हाथों में एक छोटी सी अतर की शीशी थी, जो इन्होंने खामोशी से नूरीन की कलाई पर लगा दिया। फिर इसके बालों में हाथ फेरते हुए धीमे लहजे में बोली, बेटा जिंदगी नए मोड़ पर आ गई है, और इस नए सफ़र में अगर तुम पहला ही कदम डगमगा कर रखोगी तो पीछे सब कुछ बिखर जाएगा। अजलान तुम्हारा शोहर है, तुम्हारा महाफल। तुम इसके पास जाओगे तो तुम्हें सुकून मिलेगा। यकीन जानो, मर्द की कुर्बत कभी नुकसान नहीं देती। जब वो मोहब्बत से अपना बनाना चाहता है तो औरत को डरना नहीं चाहिए। नूरीन ने आईने में अपनी खाला की आंखों में देखा। इनकी नज़रों में शर्माओ जैसा इत्मीनान था, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई सख्ती नहीं। खाला ने मुस्कुराकर आमना को बुलाया, जो हाथ में हल्की सी ज्वेलरी लेकर कमरे में। मम्मी कहती हैं दुल्हन का रूह मुकम्मल तब होता है जब इसके दिल में सुकून हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं, हर पल, हर लम्हा, लेकिन आज की रात सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। रिमशा ने आकर इसका दुपट्टा संवारा। चलो भाभी, हम तुम्हें आपके शहजादे के पास ले जाते हैं। सहेलियों जैसा वो माहौल, वो नरम लहजा, वो मोहब्बत भरी मुस्कुराहटें, जिसे एक टूटे हुए वजूद को नरमी से सहारा दे रही थी। नूरीन के कदम लर्ज रहे थे, दिल की धड़कनें इसके कानों में शोर कर रही थी। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा खुला तो अजलान अपने हाथों में कोई किताब थामे खामोशी से इसका इंतज़ार कर रहा था। आमना ने आहिस्ता से इसके कान में सरगोशी की, जितना जल्दी तुम इस लम्हे को अपना लोगे, इतना ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए जीना। नरीन ने पलकें झुकाई, दिल की रफ्तार और तेज़ी हुई, जैसे हर कदम के साथ कोई अनजानी कैफियत इसके अंदर सिमट रही हो। इसने सांस खींच दी और दरवाजे के दहाने पर ठटक गई। फिर एक लम्हे को आंखें बंद की और कदम अंदर रख दिया। असलान ने किताब बंद की और नूरीन की तरफ देखा, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। चंद लम्हों बाद वो आहिस्तगी से पलंग की दूसरी जानब आकर बैठ गई।
दुपट्टा कंधों से सरक गया, मगर वो संभालने की बजाय दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। की तरफ हाथ बढ़ाया। नौरीन, अगर तुम कहो तो मैं कुछ बात करूं? इसकी आवाज़ में इतनी मिठास, इतना सुकून था, जैसे वो जानता हो कि ये लम्हा कितना नाजुक है। इसने कोई जवाब ना दिया, मगर सांसों की तेज़ी से इसके अंदर की अस्तराब को जाहिर कर दिया। अजलान ने थोड़ा और करीब होकर आहिस्तगी से इसका हाथ थामा। भरूं, तुम्हें तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ तुम्हें अपना कहना चाहता हूँ। ये कहकर अजलान ने नौरीन के लबों पर अपने लब रख दिए, मगर इसी लम्हे नौरीन का जिस्म एक झटके से पीछे हटा। आंखें फैल गईं, सांस उखड़ने लगी। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप कर कांपने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा किसी खौफनाक ख्वाब से जाग उठा हो। इसकी सांसें भारी हो रही थी, सीना जोर जोर से उठने लगा, होंठों से एक दबी चीख निकली और वो दीवार से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अजलान फौरन पीछे हटा। नूरीन अब भी रो रही थी। अजलान ने सांस रोककर अपनी पलकें भींच ली। इसके अंदर कोई मर्द नहीं, सिर्फ एक इंसान जाग रहा था, जो किसी में मजबूर औरत की बेबसी का तमाशाई नहीं बनना चाहता था। इसने कोई सवाल ना किया, कोई बात ना की, सिर्फ खामोशी से रोशनी बुझा दी और लहाफ खींचकर करवट ले ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह अजलान नाश्ते की मेज पर आया और खामोशी से कुर्सी खींचकर नाश्ता करने बैठा। तो माँ ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली। आमना ने चाय का कप भरते हुए सरसरी अंदाज में भाई की तरफ देखा, लेकिन दोनों ने कुछ ना कहा। नरीन अभी कमरे से निकली भी ना थी जब माँ ने नर्म लहजे में कहा, बेटा पराठा गर्म है, डाल दूँ प्लेट में? अजलान ने एक नज़र सामने रखे पराठे पर डाली, हाथ बढ़ाया, प्लेट आगे की, मगर लफ्ज़ों की जगह सिर्फ सर हिलाया। आमना ने आंखों में माँ से इशारा किया और धीरे से बोली, कुछ परेशान लग रहे हैं। अजलान ने हाथ रोक लिया, चाय का कप लबों तक लाया, एक घूंट भरकर मेज़ पर रखा और उठ खड़ा हुआ। माँ ने फौरन कहा, अरे बेटा नाश्ता तो मुकम्मल कर लो। अजलान ने सादगी से जवाब दिया, अम्मी मुझे देर हो रही है, और बगैर किसी मज़ीद वजाहत के बाहर की तरफ इसके जाते ही नरीन दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, दुपट्टा समेटती हुई आकर इसकी जगह पर बैठ गई। आमना ने रुख माँ की तरफ मोड़ा। अब आंखों में सवाल था, लेकिन माँ ने सिर्फ इतना कहा, अभी कुछ ना कहो। वो नरीन की तरफ प्लेट पलटी और मुस्कुरा कर पराठा इसकी प्लेट में रखते हुए बोली, कैसी हो बेटा, चाय मैं डाल दूँ? नरीन ने निगाह झुकाकर हल्की सी मुस्कुराहट दी और इस बात में सर हिला दिया और खामोशी से प्लेट की तरफ देखती रही। खाला ने इसकी प्लेट में पराठा और ऑमलेट रखते हुए सिर्फ इतना कहा, अजलान अभी अभी निकला है, तुम थोड़ी देर पहले आ जाती तो उसके साथ ही नाश्ता करती। हॉस्पिटल की कॉर्पोरेटेड राहदारियों से गुजरते हुए अजलान का चेहरा सपाट था। सफ़ेद कोट के नीचे नीला ग्रेस शुदा शर्ट, कदमों में रूहानी मगर आंखों में रात की उलझनों की बाकियात साफ झलक रही थी। राउंडिंग के बाद जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़ा, सामने मिशेल आ गई। लंबे बाल पुश्त पर खुले हुए, लिपस्टिक की खफीफ रंग और नफीस साड़ी में एक प्रोफेशनल मगर दिलकश वजूद। हेलो डॉक्टर अजलान, हाउ आर यू टुडे? उसने आंखों में शरारत लिए कहा और इसके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। लगता है आज कुछ परेशान हो। क्या कोई ऐसा केस था जिसने रात की नींदें चुरा ली, या फिर कोई साथी मसला है? इसकी आवाज़ में तजस्सुस से ज़्यादा दिलचस्पी थी, जैसे वो किसी मौके की तलाश में हो। अजलान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रस्मी सा मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। मिशेल ने कदमों की रफ्तार थोड़ी बढ़ा दी और ज़रा सा झुककर इसके सामने आकर बोली, वैसे आप जितने संजीदा रहते हैं ना, इतने ही ज़्यादा पुरकशिश लगते हैं। कभी सोचा है? वो हंसी और अपने बालों को झटक कर संवारने लगी। अजलान का ऑफिस आ गया और इसने दरवाज़ा खोला, कोट टंग किया, कुर्सी खींची और अभी बैठा ही था कि मिशेल भी अंदर दाखिल हो गई, इजाज़त लिए बगैर मनूस सी बेबाकी के साथ, और आकर इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, टांग पे टांग रखकर, हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर थोड़ी थोड़ी के नीचे टकाएं और नजरें सीधी इसकी आंखों में गाड़े। डॉक्टर सलाम, आपको पता है मैंने कल रात एक ख्वाब देखा, और इसमें कोई था जो बहुत खामोश रहता है, लेकिन जब बात करता है तो दिल में उतर जाता है, जैसे आप। वो धीरे से हंसी और फिर संजीदा हो गई। आप कभी किसी से दिल की बात करते हैं, या हमेशा ऐसे ही खुद को सबसे छुपा कर रखते हैं? इसके अंदाज में दावत थी, सवाल में कशिश और लबों पर एक ऐसा एतमाद जो किसी मामूली को लीक का नहीं हो सकता।
अजलान ने गहरी सांस लेकर फाइल खोली, नजरें झुकाई और बज़ाहिर मसरूफ हो गया। लेकिन मुशिल की मौजूदगी और इसके अंदाज उसके कमरे की फिजा में गर्मी बढ़ रहे थे, जो किसी और तरफ इशारा कर रही थी। और वो बस एक कमज़ोर लम्हे की तलाश में थी, और शायद वो लम्हा अब ज़्यादा दूर नहीं था। दूसरे रोज़ भी अजलान वक़्त से पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। कार पार्क करते हुए इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे रात के सन्नाटे ने इसके अंदर की सारी आवाज़ें चूस ली हों। बैग कंधे वो लंबे कदमों से इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ा। राहदारी में आते जाते चेहरे से देख रखकर सर झुकाकर सलाम करते, मगर वो पुलिस ने सर हिलाकर आगे बढ़ा। रिसेप्शन पर मौजूद नर्स ने इसे हैरानी से देखा। डॉक्टर साहब, आज तो आप वक़्त से बहुत पहले आ गए। इसने कोई जवाब दिए बगैर फाइल्स उठाई और अंदर की तरफ बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही वो लम्हे भर को साकत हुआ, जैसे इस कमरे में तन्हाई इसकी वास आती हो। कुर्सी पर बैठते ही इसने हाथों से अपनी कनपट्टियाँ दबाई, आहिस्ता आहिस्ता सांस लिया, फिर सामने रुकी डायरी खोली, मगर नज़र हरूफ पर नहीं टिक रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई और मिशेल अंदर दाखिल हुई। सफ़ेद कोट में इसके होठों पर हंसपे आदत हल्की सी मुस्कुराहट थी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर जलान, आप ठीक तो हैं? वो इसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई, चेहरा थोड़ा झुका हुआ, आवाज़ में हल्की सी नरमी। काफ़ी दिनों से आप बहुत बदल गए हैं, सब कह रहे थे, मैंने सोचा खुद पूछ लूं। अजलान ने नज़रें इसकी आंखों से चुराते हुए फाइलों पर जमा दी। काम ज़्यादा हो गया है, शायद इसी वजह से। मिशे थोड़ा आगे झुकी, इसकी उंगलियों मेज़ पर हल्की चाप छोड़ती हुई चलती गई। अगर कभी किसी से बात करने का दिल चाहे तो मैं हूँ। इसके लहजे में बेतकल्फ़ी से ज़्यादा एक मध्यम सी चाहत थी, जो इसकी नज़रों से छुपाई नहीं जा सकती थी। मगर अजलान अब भी खामोश था, जैसे दिल में कहीं कुछ जम गया हो और ज़बान तक आने की इजाज़त ना हो। मिशेल ने कुर्सी से उठते हुए इसके सामने से अपना दुपट्टा समेटा और जाते जाते एक नज़र इसे देखा, वही नज़र जो वो अक्सर किसी हारे हुए जुगनू को देखते वक्त डालती थी। नरीन दोपहर के धूप में लॉन के एक कोने में बैठी, चाय का कप हाथ में लिए खामोशी से नीचे देख रही, चेहरे पर उलझनों की लकीर वाज़ेह थी। तब आमना धीरे से इसके पास आकर बैठ गई। इसने नूरीन के करीब बैठते हुए धीरज से इसका हाथ थामा और नरमी से कहा, कब तक यूं खामोश रहोगी? कभी तो दिल के दरवाजे खोलने पड़ते। नूरीन ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, मगर कुछ ना कहा। आमना ने कप इसके हाथ से लेकर मेज़ पर रखा और एक गहरा सांस लेकर बोली, तुम्हें शायद लगता है कि भाई सिर्फ खामोशी से तुम्हारा वजूद को बर्दाश्त कर रहा है, मगर इसकी खामोशी की तह में बहुत बोझ है। वो सदमा भी है, खौफ भी, और एक अनजानी उम्मीद भी, जो शायद वो खुद समझ नहीं पा रहा। नूरीन की पलकें लर्जी, आवाज़ बंद, गले में फंसी रही। आमना ने नरमी से इसके दुपट्टे के पल्लू को दुरुस्त किया और बोली, नूरीन, एक औरत अगर किसी मर्द के दिल में जगह बनाना चाहे तो सिर्फ खूबसूरती या बातों से नहीं बनाती, वो अपनी मौजूदगी से बनाती है, अपने रवैये से, अपने खुलूस से, अपने छोटे छोटे ख्याल रखने से। भाई को मोहब्बत की भूख है नूरीन, वो चाहता है कि तुम उसकी थकन को समझो, उसकी खामोशियों में झांकने की कोशिश करो। वो लफ्ज़ नहीं मांगता, एहसास मांगता है। आमना ने आहिस्ता से नूरीन का चेहरा हाथों में लिया। तुम इसकी बीवी हो, उसके दिल तक पहुंचने का वाहद दरवाज़ा भी तुम ही हो। नूरीन की आंखें भीगने लगी, इसने नज़रें झुकाई और मध्यम आवाज़ में कहा, पर वो कुछ बोलते नहीं, कुछ महसूस भी नहीं होने देते। आमना ने शफकत से मुस्कुराकर इसकी पेशानी चूमी। मर्द कम बोलते हैं नूरीन, मगर अगर वो तुम्हारे एक हाथ बढ़ाने पर रुक जाए, तुम्हारे इंतज़ार में रात भर जागता रहे, या तुम्हारे चेहरे की उदासी को महसूस करके खुद को मलामत करे, तो समझ लेना वो तुमसे मोहब्बत करता है और इसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, इसे रूठा हुआ छोड़ना है या दिल से थाम लेना है। आमना के उठने तक नूरीन की पलकों पर आंसू की नमी और दिल में अजीब सी गर्मी उतर चुकी थी। फायजा बेगम दोपहर के खाने के लिए किचन में खड़ी थी कि अचानक नूरीन धीरे से अंदर आई। इसकी आवाज़ हर दर्जा मध्यम थी, जैसे अल्फाज कहने की हिम्मत यकजा कर रही। खाला, मैं कुछ हेल्प करूं आपकी? ये पहला मौका था जब इसने खुद से कोई बात की थी। खाला ने चम्मच रखकर पूरी तवज्जो से इसकी तरफ देखा। आंखों में नरमी उतर आई, लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट थी। बस तुम मेरा एक काम करो बेटा, मेरे अजलान को खुश रखा करो। उन्होंने प्यार से नूरीन का हाथ थामा। जब इसके चेहरे पर उदासी देखती हूँ तो दिल करता है, मेरा कलेजा मुंह को आता है। जानती हूँ कितना बड़ा डॉक्टर है वो,
हॉस्पिटल में इसका नाम है, इज्जत है, मगर जब से तुम्हारा निकाह हुआ है इसकी आंखों से वो चमक गायब हो गई है, जैसे मुस्कुराहटें मुंह में बोझ तले दब गई हों। नरीन की पलकें झपकी, नजरें नीचे हो गई, उंगलियां आपस में गतम गुता हुई। खाला ने आहिस्तगी से इसका चेहरा ऊपर किया। बेटा, मैंने तुम्हें दुनिया के सर्दो गर्म से बचाने के लिए अपनी छत के नीचे रखा। दिल से चाहा कि मेरी बहू बेटी बनकर इस घर की रूह बख्शे। सच बताऊं, क्या तुम खुश नहीं हो इस रिश्ते से? नूरीन की आंखें नम हुई, आवाज़ हलक में रोन गई। ऐसी कोई बात नहीं खाला, आपने और इस घर ने मुझे वो दिया है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप आमना और इमजा सब ने मुझे अपनाया। अगर यहाँ ना होती तो शायद आज दुनिया में कहीं भी ना होती। आपका सहारा ही तो मेरी ज़िंदगी है। खाला ने आहिस्ता से इसके आंसू पोंछते और बोली, फिर क्या वजह है नूरीन? क्यों तुम दोनों के दरमियान वो गर्म जोशी नहीं जो दोनों दिलों के दरमियान होना चाहिए? क्यों तुम दोनों एक दूसरे से ऐसे लापरवाह, जैसे निकाह सिर्फ रस्म थी, रिश्ता नहीं? वो लम्हा भर को रुकी, फिर जैसे दिल का बोझ उतारना चाहा। मेरे दिल को ये देखकर तकलीफ होती है कि तुम दोनों इतनी करीब होकर भी अजनबी हो। सुबह जब तुम दोनों अलग अलग खामोशी से कमरे से निकलते हो, मेरे दिल में सवाल उठते हैं कि कहीं मैंने अजलान के लिए कोई गलत फैसला तो नहीं किया। लेकिन फिर तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारी आंखों में वो चुप, वो उदासी, तो वो भी मुझसे देखी नहीं जाती। नूरीन लब बीच से खड़ी रही, सिसकियाँ अंदर ही अंदर गूंज रही थी। इतने में आमना दरवाजे पर आई, हंसते हुए बोली, अरे भाई, क्या खिचड़ी पक रही है खाला भांजी में? खाला ने पलट कर आमना की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, जाओ बेटा, नूरीन को तैयार करो, आइए अपने शोहर के लिए खुद लंच लेकर जाएगी हॉस्पिटल। देखे तो सही, शायद कोई मुस्कुराहट वापस आ जाए इसके चेहरे पर। आमना ने चौंक कर नूरीन की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी और इज़्तिराब के मिले जुले एहसास में चुपचाप खड़ी थी। आमना ने इसे अपने साथ ले जाते हुए कहा कि कभी कभी एक छोटा सा कदम दो दिलों के दरमियान से पूरी दीवार गिरा देता है। आज वो कदम तुम्हारे उठाना होगा। नरीन हाथ में लंच बॉक्स थामे एहतियात से हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरती हुई असलान के ऑफिस की तरफ बढ़ी तो दरवाज़ा खुला था और अंदर मिशेल बैठकर कुछ फाइलों को देख रही थी। वो इसे देखते ही कुर्सी से उठ खड़ी हुई और तेज नज़रों से इसे ऊपर नीचे देखा। ओह, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? स्टाफ एरिया है, ये मरीजों और इनके रिश्तेदारों के लिए नहीं। नूरीन ने धीरे से कहा, मैं डॉक्टर अजलान के लिए खाना लाई हूँ। इस पर मिशेल तंसिया मुस्कुराई और सख्त लहजे में बोली, वापस ले जाओ। डॉक्टर अजलान हमेशा मेरे साथ मेरे हाथ का बना हुआ लंच खाते हैं, जो मैं ख़ास तौर पर घर से लाती हूँ। इन्हें किसी और का दिया हुआ खाना पसंद नहीं। वो करीब आई और तकरीबन नूरीन के हाथ से बॉक्स लेते हुए कहा, और हाँ, ये अस्पताल है, यहाँ गैर मुतल्लिका लोगों का दाखिला ममनू है। आप बाहर जाकर बैठे, जब इनसे मुलाकात का वक़्त हो तब अंदर आइएगा। नूरीन को पहली बार मिशेल की मौजूदगी बुरी लगी। वो एक लम्हे को कुछ भूल ना सकी, बस नज़रें झुकाकर ऑफिस से निकल गई। दिल में अजब सी बेचैनी थी। वो ऑफिस के बाहर रखी बेंच पर बैठ गई और अजलान के आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद जब अजलान आया तो इसके साथ साथ नूरीन भी उठकर इसके पीछे ऑफिस में दाखिल हो गई। अंदर दाखिल होते ही मिशेल फ़ौरन बोली, सर, ये लड़की यहाँ खड़ी थी, इसने कहा कि आपके लिए लंच लेकर आइए, जबकि आपका खाना तो मैं लेकर आती हूँ। वो इन्हें मैंने वाज़ेह तौर पर मना भी किया है। इतने में अजलान की नज़र नूरीन पर पड़ी, जो खामोशी से हाथ में लंच बॉक्स लिए खड़ी थी। इसकी आंखों में एक अनकही सी झिझक और दुख था। अजलान ने पलट कर मिशेल की तरफ देखा और आवाज़ में हैरानी और नाराज़गी का इम्तिजाज लिए बोला, ये क्या बात कर रही हो तुम? मिशेल, ये मेरी वाइफ है। मिशेल का चेहरा एक लम्हे को सफ़ेद पड़ गया, जैसे किसी ने इसके अंदर की सारी रोशनी खींच ली हो। क्या? इसके लबों से बेसाख्ता निकला। अजलान आगे बढ़कर नूरीन से लंच बॉक्स लिया और मुस्कुराकर कहा, आज मैं अपनी बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाऊंगा। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए और नूरीन ने खाना निकालना शुरू किया। मिशेल अपने जज्बात को ज़ब्त करते हुए वहीं मौजूद रही, मगर अंदर ही अंदर आग बन चुकी थी। खाने के दौरान अजलान ने नरमी से नूरीन से कहा, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करना, मेरी शिफ्ट जैसे ही ख़त्म हो हम इकट्ठे घर चलेंगे। और हाँ, आज शाम में तुम्हें शॉपिंग करवाऊंगा, कुछ नए कपड़े खरीद लेना। नूरीन के चेहरे पर पहली बार एक रोशन मुस्कुराहट हो गई और इसकी आंखों में चमक दिखाई दी। ये मंजर देखकर मिशेल को एक खामोशी मगर तेजाब सा जलन में बड़ा धचका लगा। वो खुद को संभाल कर ऑफिस से बाहर निकल गई। इसे वहाँ ठहरना अब इसके बस से बाहर हो चुका था।
अजलान और नरीन ने साथ खाना ख़त्म किया, फिर वो दोनों अस्पताल से एक साथ निकले। रास्ते में अजलान ने नरीन के हाथ थामे शॉपिंग की, इसे कपड़े दिलाए और वापसी पर गाड़ी में दोनों के चेहरों पर पहली बार एक दूसरे के लिए हकीकी सुकून और मुस्कुराहट थी। जब वो घर पहुंचे तो फायदा बेगम ने दोनों को एक साथ हंसते हुए देखा तो इनका दिल खुशी से भर आया और वो खामोशी से रब का शुक्र अदा करती रही कि शायद इनका बेटा अब दिल से रिश्ता कबूल करने लगा है। शाम की रोशनी जैसे कमरे में नरम आंचल फैलाए बैठी हो। नूरीन ने अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने चले गई। आहिस्ता आहिस्ता शावर के गर्म कतरों से थकन को धोना शुरू किया तो इसके जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आया था, अजलान। आज जैसे इसका अंग अंग अजलान का लम्स मांग रहा था। वो आंखें बंद करके जैसे पानी के कतरों में अजलान की खुशबू का महसूस कर रही थी। ये कैसा जादू था जिसके बदन में कोई बिजली दौड़ा गया। इसका शोहर जिसके लम्स को महसूस करने के लिए आज इसका दिल मचा रहा था। दिल में पहली बार वो ख्वाहिश पूरी शिद्दत से जागी थी कि वो आज इसे अपना सब कुछ देने के लिए तैयार थी। ना कोई पर्दा रहे, ना कोई फासला, ना कोई खामोशी, ना कोई अजनबियत। नहाकर जब वो निकली तो इसकी जिल्द की नरमी में एक ताजगी थी। इसने लाल रंग का हल्का सा गाउन पहन लिया था जिसकी पुश्त पर सिर्फ एक डोरी बची थी, जिसे बांधने के लिए वो आईने के सामने खड़ी हुई, हाथ पीछे ले जाकर कोशिश करने लगी, मगर डोरी उलझती ही गई। अजलान बेड पर बैठा जैसे लम्हों को रोककर शौक से इसे देख रहा था। जब इसने नूरीन की नंगी पीठ को देखा, इसकी जिल्द की रंगत जो शाम के सूरज की आखिरी किरण से मुशाबा लग रही थी, नरम और धीमे जैसे हर लम्स पर फैल जाए। वो खामोशी से उठा। कदमों की चाप इतनी मध्यम थी कि नूरीन ने भी महसूस ना किया। करीब आकर इसके पीछे खड़ा हुआ तो इसकी सांसें तेज हो गई। दोनों के बदन सर से पांव तक एक दूसरे से लग रहे थे। वो अजलान के बदन की हर जाविये को महसूस कर रही थी, मगर वो पीछे ना हटी, ना खुद को छुपाया। जैसे बरसों का खौफ आज खुद ही तहलील हो गया। अजलान ने आहिस्ता से इसकी डोरी इसकी पुश्त को छुई तो नरीन के वजूद में हल्का सा अर्ताश दौड़ गया। इसके चेहरे पर नरमी से फैली हुई मुस्कुराहट में सुर्खी बढ़ गई। वो पहली बार अपने शौहर के इस कदर करीब थी और खुद को महफूज महसूस कर रही थी। अजलान ने इसके कान की लोके करीब झुक कर धीरे से कहा, आज तुम बहुत हसीन लग रही हो। नरीन की पलकें झुक गईं, लबों पर हल्की सी लर्जिश उभरी, जैसे कोई जज्बा दिल से होंठों तक पहुंच गया। इसने लाल लिपस्टिक लगाई, अपने बाल खोलकर आहिस्ता आहिस्ता उंगलियों से संवारे, और जब इसने आईने में खुद को देखा तो वो खुद भी चंद लम्हे के लिए हैरान रह गई, जैसे किसी और दुनिया की परी हो। अजलान के लम्स ने अब तक इसके बदन में वो एहसास भर दिया था कि इसने बेख्तियार अपने हाथ अजलान के हाथों में रख दिए, जो अब भी इसकी कमर के गर्द मौजूद है, जैसे कहना चाहती हो कि आज मत रुक जाना, मत हटना। रात के खाने के लिए वो किचन में गई, ट्रे पर दोनों के पसंदीदा खाने सजा कर लाई। कमरे का माहौल जैसे किसी गीत में ढल चुका था। वो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को हाथ से नवाले खिलाने लगे। वो लम्हे सिर्फ जिस्मानी कुर्बत के करीब नहीं थे, बल्कि रूह की वो गहराइयाँ थी जहाँ मोहब्बत खामोश होकर बोलती है और खामोशी सदा बन जाती। नूरीन ने धीरे से कहा, अजलान, मैं आज सिर्फ तुम्हारी हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं तुम मुझे दर्द तो नहीं दोगे। अजलान ने इसका हाथ खींचकर इसे अपने करीब कर लिया तो वो सिमट कर इसकी गोद में आ गई। अपने शोहर की बाहों के इशारे में बैठकर बोली, तुम डॉक्टर हो, मुझे कोई ऐसी दवा खिलाओ ना जिससे मुझे सुहाग रात से डर ना लगे। और इसके जवाब में अजलान ने सिर्फ इसका हाथ थामा, आंखों में वो वादा लिया जो लफ्ज़ों का मोहताज ना था। फिर पता ही ना चला कब दोनों एक दूसरे की बाहों में खो कर नींद की वादियों में चले गए। सुबह जब नूरीन की आंख खुली तो खिड़की के पर्दे के पीछे से आती सूरज की नरम किरणों ने आहिस्तगी से इसके चेहरे को छुआ। कमरे में ठंडी हवा और रोशनी का खूबसूरत इंतजार था और एक अजब सा सुकून इसकी सांसों में घुला हुआ था। वो चंद लम्हे यूं ही लेटी रही, अपने बदन पर अजलान के बाजू का बोझ महसूस करते हुए, जैसे वो रात की यादें इसके लम्स के साथ चिपकी हुई हों। इसने आहिस्ता से आंखें खोली और अजलान का पुरसुकून चेहरा देखकर जैसे एक गहरी सांस ली। इसके लबों पर बेइख्तियार एक नर्म सी मुस्कुराहट आई, मगर वो मुस्कुराहट जल्दी ही उलझन में बदल गई। इसने खुद को पूरी तरह इसके सुपुर्द कर दिया था, बगैर किसी हिचकिचाहट, बगैर किसी शर्त के।
लेकिन फिर भी अजलान ने कोई हद अबूर नहीं की थी। ना कोई ऐसी बात कही, ना ऐसा लम्स दिया जो इसकी नींदों को उड़ार देता। इसका दिल एक लम्हे को बेयकीनी से धरा। क्या वो मोहब्बत सिर्फ वहीं तक थी जहाँ तक एहतराम की लकीर बाकी थी? मगर अगले ही लम्हे इसके दिल में एक अजीब सा एतमाद उभरा। शायद अजलान ने इसका जिस्म नहीं, इसका दिल जीतना चाहा। शायद वो चाहता था कि जब वो खुद अपनी मर्जी से हर हद पार करे तो इसकी आंखों में कोई पछतावा ना हो। वह आहिस्ता से बिस्तर से उठी और आईने के सामने जा खड़ी हुई। आंखों में नींद का नशा था और दिल में एक अनोखा सा सुकून। अजलान ने इसे खुद पर इख्तियार दिया था और बदले में कुछ भी लिए बगैर इसे एक नई इज्जत दी थी, एक नई पहचान। नौरीन ने इसे अपने चेहरे को गौर से देखा और दिल ही दिल में मुस्कुराई। ये पहली सुबह थी जब इसने खुद को मुकम्मल औरत महसूस किया, वो औरत जो जिस्म नहीं दिल से चाही गई थी। अजलान ने आहिस्तगी से आंखें खोली और लम्हा भर के लिए नौरीन को खामोशी से तकता रहा, जैसे वो इसकी सांसों की ताल सुन रहा हो। फिर वो आहिस्ता से उठा और नरम कदमों से चलता हुआ इसके पास आया। नौरीन अब भी आईने के सामने खड़ी थी, अब भी अपने बालों की को उंगलियों से संवारती। अजलान से पीछे से आकर नरमी से इसकी कमर में बाजू डाले और अपने सीने से लगा लिया। नौरीन ने चौंक कर सांस रोकी, लेकिन इसके वजूद में किसी हिचकिचाहट की रमक ना थी, जैसे वो इस लम्स के मुंतजर थे। अजलान का चेहरा इसके कंधे के करीब आया। इसने आहिस्तगी से सरगोशी की। आज मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करवाऊंगा और फिर ऐसी दवा लिख कर दूंगा कि तुम्हें कभी दर्द, कभी तकलीफ, कुछ भी महसूस नहीं होगा। बस सुकून होगा, सिर्फ मोहब्बत का लम्स बाकी रहेगा। नरीन ने आईने में इसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो सिर्फ ख्वाहिश से नहीं, जिम्मेदारी से भरी थी। वो लम्स जो बेखुदी से नहीं, शाउर से जुड़ा था। इसका दिल धड़का, शायद खुशी से, शायद खौफ से, लेकिन इसकी होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो इस बात पर तैयार हो कि अजलान का दिया हुआ हर लम्हा अब इसकी ज़िंदगी का मरहम होगा। इस लम्हे नौरीन ने खुद को इसकी बाहों में ढीला छोड़ दिया, जैसे कहना चाहती हो, ले जाओ जहाँ चाहो, जैसे चाहो, बस तुम हो और मैं हूँ। आज अस्पताल की राहदारियों में चलने वाले हर कदम नौरीन के लिए एक नई ताकत का ऐलान था। वो जो कल तक सहम कर चलती थी, आज अजलान का हाथ थामे पुरअतमाद अंदाज में आगे बढ़ रही थी, जैसे इस लम्स ने इसकी अंदर यकीन की कोई शमा रोशन कर दी हो। सामने से आती मिशेल ने जब ये मंजर देखा तो इसकी रफ्तार थम गई। वो जैसे लम्हा भर को पत्थर बन गई हो। आंखों के सामने जो मंजर था वो इसके दिल को चीर कर रख गया। इसने फौरन चेहरे पर वायती मुस्कुराहट सजाई, लेकिन आंखों में जलन का रंग छुप ना सका। अरे मिशेल, मैं नौरीन को तुम्हारे पास ही ला रहा था, अजलान ने खुशदिली से कहा, जैसे इसे मिशेल के अंदर उठते तूफान का अदराक ही ना हो। मिशेल ने सर्द लहजे में पूछा, खैरियत? अजलान ने नरमी से कहा, हाँ, तुम इसका चेकअप, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, तुमसे बेहतर कोई मशवरा दे ही नहीं सकता। मिशेल ने सराह लाया, लेकिन कुछ कहे बगैर वो पलट कर वाशरूम की तरफ चल दी। अंदर दाखिल होकर दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने खड़ी हो गई। दोनों हाथों से सिंह को थामे वो खुद पर बेकाबू पाने की कोशिश करती रही, मगर आंखों में जमे आंसू इसे इजाज़त ना दे रहे थे। नहीं अजलान, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मेरी खामोशी में छुपी मोहब्बत का कभी अंदाज़ा ना हुआ? बीचे हुए दांतों से खुद से कहा, हाँ, मैंने कभी खुलकर इजहार नहीं किया, लेकिन क्या तुमने मेरे अंदाजे नहीं पहचाने? क्या वो एहसास काफ़ी नहीं था? अजलान, तुम जिस लड़की के साथ आज फ़ख्र से चल रहे थे, वो तुम्हारे काबिल है भी नहीं। वो तुम्हारे मियार की नहीं, ना तलीम में, ना काबिलियत में, ना तजर्बे में, और तुमने इसे चुन लिया। मुझे हैरत है तुम्हारी सोच पर। तुम जानते भी हो मैं तुम्हें कितनी खुशियाँ दे सकती थी, मगर तुमने मेरी बजाय इसका हाथ थाम लिया। तुमने मेरी सालों की कुर्बानियों को यूं एक लम्हे में नज़रअंदाज कर दी। मैं खुद को तुम्हारे आगे बिछाने के लिए तैयार थी, तुम लेने के लिए तैयार ही कब थे? अजलान मिशेल के अंदर जलती हसद की आग ने इसकी पेशानी पर पसीने की लकीर बनाई, मगर इसने जल्दी से अपने बालों को दुरुस्त किया, लिपस्टिक की तह ताजगी की, चेहरे पर वही रवायती खुद एतमादी पहन ली जो अक्सर इसके धोखों का पर्दा बन जाती थी। वो बाहर निकली तो नहीं, पहले ही कमरे में बैठी थी, थोड़ा नर्वस लेकिन अजलान की मौजूदगी का सहारा लिए हुए। मिशेल ने खामोशी से स्टेथों गले में डालकर अपने हाथों में दस्ताने चढ़ाई और नरमी से नौरीन से कहा कि वो बेड पर लेट जाए, और खुद आहिस्तगी से बेड के पाँव की तरफ जानब आई।
जहाँ से चेकअप का आगाज़ किया जाना था। नरीन थोड़ा झिझकी, लेकिन अजलान की मौजूदगी ने इसे एक खामोश हिम्मत दे दी। मिशेल ने इस लम्हे एक गहरी नज़र अजलान पर डाली, वो जो हमेशा इत्मीनान से भरपूर आई दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था, जिसे नरीन का चेकअप और ये तमाम मंजिल इसके लिए काबिल एहतराम हो। मिशेल को एक लम्हे को हैरत हुई, क्या ये वही अजलान है जिसके सामने वो कई बार अपनी बारीक तरीन लैब कोट में आई थी, जिसके सामने वो दांस्ता झुकती ताकि वो इसके हुस्न के नज़ारे करे, लेकिन इसने कभी आंख न चुराई, और आज वो अपनी बीवी के चेकअप से नज़रें चुरा रहा है। इसने नरमी से नूरीन का चेकअप शुरू किया, लेकिन जैसे ही इसकी उंगलियां नूरीन के पेट के निचले हिस्से पे गई, इसका तजर्बा इसे कुछ और बता रहा था। वो लम्हा भर को रुकी और फिर एक हल्की मुस्कुराहट इसके लबों पर आ गई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिस पर पेशावराना ठहराव के साथ साथ एक ज़ाती चमक भी शामिल थी। दिल ही दिल में इसने सोचा, तो अभी तक तुमने कुछ भी नहीं किया अजलान, तुम में कितनी अजीब हो। इसके जहन में एक शैतानी लहर उठी, शायद यही वो दरार है जिसमें से मैं एक बार फिर से अपने होने का सबूत दे सकती हूँ। इसने चेकअप मुकम्मल करके नरीन को कपड़े दुरुस्त करने का कहा और खुद बड़े आराम से हाथ धोते हुए अजलान की तरफ देखा। अगर आप चाहें तो मैं कुछ मशवरा दे सकती हूँ। मेडिसिन लिखते हुए इसका लहजा नरम और पेशावराना था, लेकिन आंखों में एक चमक थी छुपी हुई, ऐसी चमक जो सिर्फ वही पहचान सकता था जो नज़रों की ज़ुबान जानता हो। मिशेल के दिल में कुछ और ही चल रहा था। इसे लग रहा था जैसे किस्मत ने इसके हाथ में कोई ऐसा राज रख दिया हो जिसका इस्तेमाल अगर ठीक वक्त पर किया गया तो वो सब हासिल कर सकती है जो बरसों की चाहत और खामोश तमन्नाओं के बावजूद ना मिला था। रात की गहरी खामोशी में अस्पताल के राहदारियों में एक मखसूस सुकून था। अजलान की ड्यूटी गैर मुतवक्का तौर पर रात की शिफ्ट में लगा दी गई थी और वो जानता भी ना था कि ये फैसला मिशेल की सोच का एक हिस्सा था, एक चाल जो इसने बड़ी होशियारी से चली थी। डॉक्टर की ड्यूटी चार्ट में तब्दील एक रस्मी कार्रवाई थी और मिशेल ने यही रस्मी ताकत इस्तेमाल की थी। तकरीबन 11 बजे नर्सिंग स्टाफ की तब्दीली के बाद मिशेल ने अजलान को एक पैगाम भेजा, कुछ ज़रूरी केस डिस्कस करना है, प्लीज़ ऑफिस आ जाएं। अजलान बगैर किसी शक के इसके ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर मध्यम रोशनी थी। मिशेल एक सोफे पर लेटी थी, सफ़ेद कोट के नीचे स्याह रंग का साटन टॉप झांक रहा था और बाल खुले हुए जैसे कोई डॉक्टर नहीं किसी पुरानी फिल्म की हीरोइन हो। इसने खुशी दिली से कहा, आइए डॉक्टर अजलान, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अजलान रुका, रस्मी मुस्कुराहट दी और कुर्सी पर बैठ गया। क्या केस है? मिशेल आहिस्तगी से अपनी जगह से उठी और इसके करीब आकर सोफे के किनारे बैठ गई। केस तो कुछ नहीं, असल में मैं कुछ और कहना चाहती हूँ। इसकी आवाज़ में गहराई थी, आंखों में सालों की प्यास। अजलान, तुम्हें कभी लगा कि तुमने खुद को ज़ाया कर दिया, एक ऐसी लड़की को चुनकर जो तुम्हारे जज्बात को छू भी नहीं सकी, तुम्हारे लम्हत से भी दूर रही है, और मैं तुम्हारे सामने आज भी वैसे ही मौजूद हूँ जैसे बरसों पहले थी। अजलान की नज़रें अब सख्त हो रही थी। मुशेल, तुम जानती हो मैं शादीशुदा हूँ। वो हंसी तलक और बेखौफ। शादीशुदा या बस एक निकाहनामा जो रिश्ता सिर्फ कागज़ पर है। हकीकत में तुम अब भी अकेले हो और मैं तुम्हारी हकीकत हूँ, तुम्हारे लम्स की वो शिद्दत जो तुमने कभी महसूस नहीं की। अचानक वो उठकर इसकी ओर करीब हुई और अपना हाथ इसकी छाती पर रख दिया। आवाज़ में अब तलब की लर्जिश थी। अजलान, बस एक बार खुद को मेरे सुपुर्द करके देखो, फिर फैसला खुद कर लेना। अजलान एक लम्हे को साकत हुआ, फिर तेज़ी से इसका हाथ झटका। आंखों में वो चमक थी जो मर्द की गैरत जगा देती है, और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ मिशेल के चेहरे पर पड़ा। वो एक कदम पीछे हटी, शौक की हालत में। बस करो मिशेल, अजलान की आवाज़ गूंज रही थी, आंखों में गुस्सा, बेजारी और इज्जत का गुरूर है। मैंने तुम्हें एक साथी समझा, एक डॉक्टर, लेकिन तुमने अपनी नज़रों में औरत के सिवा कुछ रखा ही नहीं। मैं मोहब्बत करता हूँ अपनी बीवी से, और चाहे इसने मेरे लम्स को अभी महसूस ना किया हो, लेकिन वो मेरे दिल में बसती है। तुमने आज मेरी गैरत को लड़कारा है, और तुम ये समझ लो तुम्हारी हर कोशिश, हर चालाकी तुम्हारे किरदार का आईना है, मेरी मोहब्बत का नहीं। मुशेल चुपचाप खड़ी रही, आंखों में आंसू, होठों पर थरथराहट लिए। अजलान इस वक्त जैसे पहाड़ बन चुका था जो किसी भी तूफान को गुजरने देता।
मगर खुद अपनी जगह से हिलता नहीं। दरवाज़ा खोलकर वो बाहर निकल गया और पीछे मुश्किल थी, खाली सोफे और एक खामोश कमरा जहाँ ख्वाहिश की हार साफ सुनाई दे रही थी। रात की आखिरी पहर जब अजलान घर वापस आया तो कमरे में मध्यम रोशनी जल रही थी। नूरीन बेड पर बैठी इसके आते ही खड़ी हो गई, मगर इसकी आंखों में उलझन और चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अजलान ने धीरे से हाथ उठाकर इसे रोक दिया, फिर आकर बेड के किनारे बैठ गया और निगाहें नूरीन के चेहरे पर जमा दी। नूरीन बैठो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इसने नरमी से इसके हाथ को थाम कर इसे अपने सामने बिठाया। मैं तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, कुछ जो मेरे लिए तुम्हारे जिस्म से भी ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारे एतमाद, तुम्हारा इजहार, तुम्हारा साथ। मैं तुम्हें हर तरह से कबूल कर चुका हूँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह खुद को मुझसे दूर रखोगी तो ये दूरी हमें तोड़ देगी। नरीन की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो करीब आई, दोनों हाथों से अजलान के चेहरे को थामा और लजरती आवाज़ में बोली, मैं तो कब की तैयार हूँ अजलान। और इसके कंधों से लग गई। अजलान ने इसे अपने बाजू में भर लिया। नरीन आहिस्ता से अपनी जगह से खिसक कर इसकी गोद में आ गई। पहली बार अपनी मर्जी से, अपने पूरे वजूद के साथ अजलान ने इसे बेड पर गिरा दिया और खुद इसके ऊपर आकर इसके वजूद पर अपने लबों की चादर चढ़ाने लगा। वो इसके पूर पूर को चूम कर इसे एहसास दिला रहा था कि वो किस कदर मोहब्बत के हकदार थी। नरीन ने भी खुद को रोका नहीं और हर पर्दे की कैद से आज़ाद होकर अपने आप अजलान के सामने बिछा दिया। अजलान के लिए अब इसका सरापा नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका था और वो अपनी तमाम तर चाहते और शिद्दतें इस पर लुटाने लगा। अजलान, क्या हम अब सच में एक हो चुके हैं? नरीन की आवाज़ धीमी, बेहद नरम मगर दिल से निकली थी। हम तब एक हुए थे जब तुमने मुझे अपनी खामोशी में जगह दी थी। आज तो बस जिस्म ने भी वो ज़बान बोली है जो तुम्हारे दिल ने मुझे बरसों पहले सिखाई थी। नरीन ने शर्माते हुए अपना चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। अजलान ने इसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम कर इसे देखा, इसकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा, आज की रात मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें सिर्फ पाया नहीं, मुकम्मल महसूस किया है। रात की सहर अंगेज़ी में जब नूरीन अजलान की बाहों में सिमट कर सो चुकी थी, तब अजलान के चेहरे पर एक ऐसी तमानिया छाई थी जो बरसों की महरूमी के बाद नसीब होती है। इसकी आंखों में अब कोई अधूरापन नहीं था, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट और दिल में पुख्ता यकीन था कि वो जो चाहता था इसे मुकम्मल मिल चुका है। वो बार बार नूरीन के बालों में उंगलियां फेरता, इसके माथे को चूमता, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। आज नूरीन ने सिर्फ अपना बदन नहीं, अपना भरोसा, अपना बेखौफी, अपनी मुकम्मल चाहत इसके हवाले कर दी थी और ये लम्हा अजलान के लिए इसकी ज़िंदगी का हासिल बन चुक गया था। वही रात मिशेल के लिए तन्हा सन्नाटे से भरी हुई थी। अस्पताल की खामोश राहदारियों में वो अब भी अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद रुक गई थी। खाली कमरा, सन्नाटा और दिल में एक टूटती हुई उम्मीद की आखिरी किरण। इसने अजलान को कॉल की लेकिन जवाब ना आया। मैसेज किया, सीन तक नहीं हुआ। वो जान गई थी सब खत्म हो चुका है। आईने के सामने खड़ी होकर इसने अपनी पेशानी छुई। मैं हार गई। इसकी आवाज़ टूट गई। मैंने एक ऐसे मर्द को चाहा जो किसी और का था और जो कभी मेरा हो ही नहीं सकता था। पहली बार मिशेल को एहसास हुआ कि इल्म, खूबसूरती, एतमाद सब कुछ रखने के बावजूद अगर दिल किसी के दिल से ना जुड़ सके तो सब बेकार है। इसकी आंखों से बहने वाले आंसू इस रात की अधूरी मोहब्बत का मातम कर रहे थे। अजलान और नूरीन की मोहब्बत ने घर भर को खुशियों से भर दिया था। फायजा बेगम के दिल को अपने बेटे के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट देखकर सुकून मिल गया। नूरीन के कह के अब पूरे घर में गूंजते थे। वो जिंदगी की तलखियों और उलझनों को बहुत पीछे छोड़ चुकी थी। इन दोनों घर में आमना की शादियों की तैयारी चल रही थी। हर कदम पर साथ साथ चलते हुए नरीन ने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी, जिन्हें वो बखूबी निभा भी रही थी। लेकिन एक रोज़ वो खाला के साथ शॉपिंग कर रही थी जब अचानक से इसे चक्कर आ गया और वो लड़खड़ाते कुर्सी पर बैठ गई। फायजा बेगम का दिल जिसे मुट्ठी में आ गया। वो बिना देर किए इसे अस्पताल ले गई। कुछ टेस्ट हुए और नरीन को ग्लूकोज देने के बाद खुशखबरी सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। सबसे पहले इसने ये खबर अजलान को देना चाहिए और जब अजलान हाल के एक बेंच पर बैठा अपनी फाइलों में उलझा हुआ था तो पीछे से नूरीन के दबे कदमों आमद
اس کے گرد وقت کو لمحے بھر کو روک دیا۔ وہ پلٹا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ اور آنکھوں میں نمی سے لبریز چمک تھی۔ اس نے ڈبہ اذلان کی طرف بڑھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، مبارک ہو، ہم 3 ہونے والے ہیں۔ اذلان کی آنکھوں میں حیرت کے بعد ایک ایسا جوش ابھرا جیسے کسی بے اولاد شخص کو برسوں بعد دعا لگ گئی ہو۔ اس نے بے ساختہ نورین کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی پر طویل بوسہ دیا اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر اسٹاف روم کی طرف چل پڑا۔ سب لوگ جمع ہوئے اور ایک خوشی کی خبر ہے۔ اذلان کی آواز میں ایک عجیب سی توان آئی تھی۔ نرسیں، ڈاکٹرز، پیرا میڈیکل اسٹاف سب حیران و خوش ہو کر جمع ہونے لگے۔ مٹھائی کے ڈبے کھلے، خوشی کے قہقہے گونجے۔ سب نے نورین کو گھیر لیا۔ مشل بھی وہیں کھڑی تھی، لیکن آج پہلی بار اس کے چہرے پر نفرت نہیں بلکہ شکستہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھی مٹھائی کا ایک ٹکڑا لے کر مسکرا دی، جیسے دل میں بے بنے حسد کی دیوار کا پہلا پتھر خود اس نے گرا دیا ہو۔ نورین ایک طرف کھڑی ہو کر سب کے چہروں کی چمک دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے سب کے سامنے اسے اپنے بازوں کے حصار میں لیا اور کہا، یہ صرف میری بیوی نہیں، میری زندگی ہے، میرے بچے کی ماں بننے جا رہی ہے۔ نورین کی آنکھوں سے بہتا ہر قطرہ صرف آنسو نہیں، برسوں کی پیاس تکمیل۔ رات کے سناٹے میں جب پورا گھر خاموشی کی چادر اوڑھے سو رہا تھا، اذلان اور نورین اپنے کمرے میں ایک بے حد قریب بیٹھے تھے، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے۔ نورین کا سر اذلان کے کندھے پر تھا اور اذلان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا ماضی کی الجھنوں میں الجھا جا رہا تھا۔ نورین نے آہستگی سے پکارا، جیسے کسی کھوئی ہوئی شے کو چھونا چاہ رہا ہو، یاد ہے جب ہم نے شادی کی تھی، تم کتنی خاموش اور الجھی ہوئی لگتی تھی۔ میں نے کتنی بار سوچا تھا کہ ہم کبھی قریب آ ہی نہیں پائیں گے۔ نورین نے اس کے سینے پر چہرہ رکھ کر دھیرے سے کہا، مجھے تو تب بھی لگتا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ ہسپتال کی راہداری میں وہ خاموشی قدموں سے چلتی ہوئی سفید کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے، نظریں جھکی ہوئی مگر دل ایک بھاری بوجھ سے بوجھل۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی اذلان کے آفس کے دروازے پر پہنچی اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف فائلیں پلٹنے کی مدھم آواز اور ایئر کنڈیشنر کی ہلکی گنگناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے ایک نظر اوپر دیکھا، پھر پرسکون انداز میں کرسی سے ٹیک لگائی۔ مشل کی نظریں اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، جیسے ہر نگاہ میں اپنی شکست جھلکتی دیکھ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے میز کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پھر ہولے سے بولی، اذلان، میں صرف ایک بات کہنے آئی ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اذلان نے کوئی رد عمل نہ دیا تو وہ مزید بولی، میں جانتی ہوں کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میری تعلیم، میری تربیت سب کی نفی تھی، لیکن میں خود سے ہار گئی تھی، تم سے محبت کرتے کرتے خود کو کھو بیٹھی تھی۔ وہ یکدم جھک کر رونے لگی۔ نورین بہت خوش قسمت ہے، وہ تمہیں پا کر مکمل ہو گئی، اور تم بھی، تم نے اس کے لیے جو وقار اختیار کیا وہ میرے لیے بھی ایک سبق ہے۔ اذلان نے گہری سانس لی اور پرسکون مگر سخت لہجے میں کہا، محبت کبھی کسی کی عزت چھین کر نہیں ملتی۔ مشل، تم ایک باوقار ڈاکٹر تھی، تمہاری جگہ میرے دل میں کبھی نہ تھی، لیکن تم نے اپنی جگہ اپنی کوششوں سے بھی گنوا دی۔ میری بیوی میرے لیے فخر ہے، تمہاری حرکتوں نے مجھے اس کے قریب ہونے پر مجبور کیا۔ شکریہ کہ تم نے مجھے اس کے وجود کی اہمیت کا احساس دلایا۔ مشل نے آنسو پہنچتے ہوئے سر ہلایا، میں تم دونوں سے معافی مانگتی ہوں اور اپنا تبادلہ درخواست دے چکی ہوں۔ شاید یہ میرا آخری دن ہو اس اسپتال میں، لیکن تمہیں دعائیں دے کر جا رہی ہوں۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو دروازے کے پاس رک کر ایک آخری بار مڑی، اذلان، اگر زندگی میں کبھی میری شکل یاد آئے تو ایک بھٹکی ہوئی عورت کی تصویر کے طور پر یاد رکھنا، جسے تم نے وقار کا سبق دیا۔ اور پھر وہ تیز قدموں سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے رہ گیا اذلان کا چہرہ جو ایک فتح کی سی مسکراہٹ سے روشن تھا، اور اندر دل میں ایک سکون کہ اس کی بیوی، اس کا گھر اور اس کی عزت اب کسی غیر کی نظروں کی محتاج نہیں، مکمل طور پہ محفوظ ہے۔ اذلان جو آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی جب نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، آپ بیٹی کے والد بن گئے ہیں۔ وہ لمحہ جسے اس کے لیے کائنات کا سب سے حسین لمحہ بن گیا۔ اس کے قدم زمین پر تھے، لیکن دل کسی اور ہی دنیا میں پرواز کر رہا تھا۔ اس نے تھر تھراتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ نورین کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، لیکن وہ ایک سکون بھری تھکن لیے مسکرا رہی تھی۔ اذلان اس کے قریب آیا، آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی پیشانی سے لگایا۔ اس کی آواز بھیگ گئی،
تم نے مجھے مکمل کر دیا نورین، تم صرف میری بیوی نہیں، میری بیٹی کی ماں ہو، میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہو۔ نورین نے کمزوری کے باوجود ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں جما دی۔ یہ تمہاری محبت کی پہلی تصویر ہے۔ نرس نے نرم کپڑے میں لپٹی ننھی سی جان ان کے حوالے کی۔ اذلان نے بے یقینی اور عشق کے ملے جلے احساس کے ساتھ اسے تھاما جیسے شیشے کی بنی کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس کی چھوٹی سی ناک، بند پلکیں، ہلکی سی جنبش، اس نے بیٹی کو نورین کے پہلو میں رکھا اور دونوں کے درمیان بیٹھ کر اسے چھونے لگا۔ ایک نئی خوشبو، ایک نیا لمس، ایک نیا تعلق، ان تین وجودوں کا آپس میں ایسا رشتہ بن چکا تھا جسے کوئی دنیاوی پیمانہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ نورین نے سرگوشی میں کہا، ہم اب صرف میاں بیوی نہیں رہے، ہم ایک خاندان نے، ایک چھوٹے سے وجود کی کل کائنات۔ اذلان نے نورین کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور تم میری دنیا ہو، میری بچی کی دنیا ہو۔ میں تمہیں اب پہلے سے کہیں زیادہ چاہوں گا، پہلے سے زیادہ محسوس کروں گا۔ پھر اس نے آہستہ سے نورین کے جھکے ماتھے کو چوما، جسے اس میں بیٹی کے آنے کا شکریہ ادا کر رہا ہو، اور بیٹی ماں باپ کے سینے سے لگی بے خبر تھی کہ اس کے آنے سے دو دلوں کے رشتے کو وہ گہرائی دے دی ہے جو وقت اور جذبے کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی ہے۔